बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी वाहदिनी वाफ़िनी वर्ज़ुक़नी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो हमने अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैथो को जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स देखेंगे और डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, जो डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट उनके बारे में देखेंगे, और प्लेसेंटल डिसऑर्डर देखेंगे, और एक आधा टॉपिक है हाइडेटिफॉर्म मोल, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारी जो है वो एक दो वीडियो रह जाएंगी पैथों पर, फिर हम फार्मा की तरफ आएंगे और फिर हमारा जो ये सिस्टम है खत्म हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो जीआईटी की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। और इसमें जो है हम दो सिंड्रोम पढ़ेंगे, जो कि है फर्स्ट वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड द सेकंड वन इज अ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? ठीक है। अच्छा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता ही है कि बेसिकली ये मेल है, ठीक है, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। 47 होते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो एक्स होता है, ठीक है। मैंने 7 लिख दिया, ये बाय है, ठीक है। अब ये जो पेशेंट होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, इन ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तो इनके ये मेल होते हैं, बायोलॉजिकली ये मेल होते हैं बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इनके टेस्टिस होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, स्मॉल फर्म टेस्टिस होते हैं इनके, ठीक है। उसके बाद इनकी जो एपिफाइजियल प्लेट है वो हमारी जो नॉर्मली जो है वो प्यूबर्टी पर क्लोज होना शुरू हो जाती है, लेकिन इनकी जो है वो एपिफाइजियल प्लेट जो है वो क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से इन पेशेंट में जो है हमें देखने को मिलता है इनका टॉल स्ट्रेचर, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब इनमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, दैट मींस कि इनमें जो है फेमिनिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इसको हम बार बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है, दैट मींस कि इसमें जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, तो हमें जो है वो गनेकोमेस्टिया इनमें देखने को मिल जाएगा। गनेकोमेस्टिया जो है वो हमें इन पेशेंट में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब गनेकोमेस्टिया देखने के बाद आपको जो है फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है इन पेशेंट में जो है वो इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, इनफर्टिलिटी जो है इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि जब ये पेशेंट रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कि इनमें जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी डीजनरेशन हो जाती है ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। और सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें जर्म सेल्स होते हैं, इसमें सर्टोली सेल्स होते हैं, इसमें जो है वो लीडिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जब डीजनरेशन ऑफ द सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल हो जाएगी, होगा क्या कि जर्म सेल तो ठीक है वो तो एब्सेंट ही एब्सेंट है, लेकिन सर्टोली सेल क्या करेंगे? सर्टोली सेल हमने पढ़ा था कि ये एंटी मुलिनियन हार्मोन भी रिलीज करते हैं, लेकिन इनका एक फंक्शन ये भी है कि ये इनहिबिन को भी रिलीज करते हैं, इनहिबिन बी। अब ये जो इनहिबिन बी है ये क्या करता है? ये बेसिकली आपका जो एफएसएच है, ठीक है, उसकी उसको मेंटेन करता है। इनहिबिन का मतलब इनहिबिट, दैट मींस कि ये एफएसएच को जो है वो इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जब सर्टोली सेल जो है वो एब्सेंट होंगे या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो ये इनहिबिन जो है ये रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब इनहिबिन रिलीज नहीं हो पाएगा तो ये एफएसएच को जो है वो कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब कि उसका जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में जो है वो एफएसएच जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, और एनीथिंग इन द बॉडी बियॉन्ड द लिमिट्स एंड बिलो द लिमिट्स वो डेंजरस ही डेंजरस है, ठीक है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो बॉडी है वो ऑप्टिमम इन्वायरमेंट में जो काम करती है, ना ज्यादा चाहिए उसे ना कम चाहिए, ठीक है। तो एफएसएच अगर ज्यादा है तो ये भी आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इन मेल उसको वो जो है नुकसान करेगा, ठीक है। उसके बाद लीडिक सेल जो है आप सबको पता है कि दैट प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जब टेस्टो लीडिक सेल ही नहीं होंगे तो दैट मींस कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में कम होगा, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट जो करता है वो एलएच कम करता है, ठीक है। आपकी बॉडी सेंस करेगी कि आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, ये फीडबैक भेजेगा आपके ब्रेन को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, तो वो क्या करेंगे? वो एलएच को है जो इंक्रीज करेंगे। तो दैट मींस इन पेशेंट में आपको इंक्रीज एफएसएच एंड द इंक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो देखने को मिलता है, और ये क्लासिकल फाइंडिंग है इसमें, ठीक है। आपके पास फिजिकल अपीयरेंस के साथ एक केस सारे साथ में वो बताया हो कि एफएसएच इंक्रीज है एंड एलएच इंक्रीज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो यार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद इन पेशेंट में जो है वो रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है।
क्यों होता है? बिकॉज दे हैव गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया क्यों होता है? बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है तो दैट मींस वो एस्ट्रोजन लाइक जो चीजें हैं आपकी बॉडी में नॉर्मल जो है मेल में है उनमें एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट ओबीज होते हैं ना उनमें ज्यादा एस्ट्रोजन होता है बिकॉज ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ द एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एरोमेटेज, ठीक है। अब ये जो एरोमेटेज है ये क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन को जो है कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। मेल में जो है वो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सप्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर इज नो एस्ट्रोजन इन द, और यू कैन से कि बड़ा लो एस्ट्रोजन होता है जो कि उन ग्लैंड्स पर जो है वो काम नहीं कर पाता। जब ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? वो उन ग्लैंड पर जाकर काम करता है बिकॉज आवर ग्लैंड्स ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जब वो एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा मेल्स में, तो वो गायनेकोमेस्टिया करवा देगा। तो जब गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा तो दैट मींस दे हैव सिमिलर ब्रेस्ट शेप लाइक वुमेन्स, ठीक है। तो उनमें जो है फिर ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो प्रोलिफरेट करवाता जाएगा ग्लैंड्स की, ठीक है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फिर ब्रेस्ट कैंसर में जो है इन पेशेंट में जो है वो हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये होगी चीजें। अब आ जाओ, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको मैंने अबाउट यूएस मिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है, क्लाइनफेल्टर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट जो आगे मैं करवा रहा हूँ टर्नर सिंड्रोम, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूएस मिली पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर आप कुछ भी उठा के देख लो, अगर आपने एम्बोस से प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपने यूवर्ड से प्रैक्टिस की हुई है, या कुछ और बॉडी से आपसे आपने जो है प्रैक्टिस की हुई है, तो टर्नर सिंड्रोम की जो एक एक लाइन है वहां से एमसीक्यूज बना के दिए हुए हैं। तो दैट मींस कि इसकी वर्थ को डिफाइन करते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है अबाउट यूएस मिली पॉइंट ऑफ व्यू। तो आ जाए हम देखते हैं व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता ये कि ये बेसिकली फीमेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें जो है वो वन क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, मतलब कि एक्स नॉट इनमें जो है अपीयरेंस होती है, या इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो एक्स नॉट होता है। अब अगर अपनी कॉमन सेंस यूज करो, जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है, या यू कैन से जब आप कंसीव करते हो, एक होता है फीमेल एग, ठीक है, और एक होता है स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है इधर इट विल बी अ एक्स और इधर इट विल बी अ वाई। अब ये फीमेल होती हैं तो दैट मींस के एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है वो किस तरफ से एब्सेंट हो सकता है? जाहिर सी बात है वो मेल की तरफ से एब्सेंट हो सकता है, क्योंकि फीमेल में तो भाई एक्स ही एक्स है। वो मेल ने डिटरमाइन करना है, मेल सेक्स क्रोमोसोम ने डिटरमाइन करना है कि आया कि ये फीमेल हो गया मेल हो गया। तो दैट मींस कि अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स मिसिंग है, तो दैट मींस कि वो किस पॉइंट या किस साइड से मिस होगा? वो पैटर्नल साइड से मिस होगा। और ये क्यों होते हैं? ये बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं, म्योटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम की जो है वो दो तरह की नॉन डिसजंक्शन हो सकती है, या तो ये म्योटिक नॉन डिसजंक्शन हो सकती है, मींस के ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, या तो ये माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन हो सकती है, जिसको हम आगे एक क्लासिकल नाम देते हैं मोजेकिज्म, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं व्हाट इज टू काइंड ऑफ नॉन डिसजंक्शन, मायोटिक क्या होती है या माइटोटिक क्या होती है, खास तौर पर टर्नर सिंड्रोम में। तो ये जो पेशेंट है ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज ऑफ दे हैव एब्सेंट वन सेक्स क्रोमोसोम, ये 45 के जेनेटिक मेकअप के साथ आते हैं विद वन एक्स, बट दैट द अनदर सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक है। इनका शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होता है। उसके बाद जो है अ, इनमें ओवेरियन एजेनेसिस हो जाती है, ओवेरियन एजेनेसिस हो जाती है। इसको हम एट्रोफी ऑफ द एजेनेसिस, एट्रोफी ऑफ द ओवरीज भी कहते हैं, एट्रोफी ऑफ द ओवरीज भी कह सकते हैं, या हम इनको स्टीक ओवरीज भी कह सकते हैं, सुकरी हुई ओवरीज, ठीक है। तो ये मैंने दोनों नाम इसलिए लिए क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस की एमसीक्यूज की तो वहां पर ये ओवरीज एजेनेसिस के अलावा ये दो वर्ड्स हम मुझे देखने को मिलेंगे, स्टीक ओवरीज या एट्रोफी ऑफ द ओवरीज, ठीक है। उन्होंने सब कुछ बताया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, वो टर्नर सिंड्रोम समझ आ रही थी, ठीक है, कि ये टर्नर सिंड्रोम का केस है, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, तो वहां पर एक ऑप्शन था एट्रोफी ऑफ द ओवरीज, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन जो था अभी मार्क किया। तो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरह के कॉम्प्लिकेटेड बना के जो है वो सिनेरियो पूछते हैं, इसलिए मैंने जो है ये दोनों चीजें बता दी कि ओवरीज एजेनेसिस अगर ना हो तो अगर ये दोनों वर्ड्स हो तो फिर भी जो है वो राइट ऑप्शन ही होगा, ठीक है। उसके बाद इन पेशेंट में आप जब देखोगे तो ब्रॉड चेस्ट होगी, ठीक है, विद वाइडेंड निप्पल, ठीक है। और इन पेशेंट में जो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उन कंजेनिटल कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो डिसऑर्डर होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सीवीएस इनमें जो हमें देखने को मिलता है वो बाइकस्पेड एरोटिक वेल देखने को मिलती है। नॉर्मली जो एरोटिक वेल होती है वो ट्राइकस्पेड होती है, नॉट बाइकस्पेड, ठीक है। तो ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद इनमें कोआक्टेशन ऑफ ओरोटा देखने को मिलता है, कोआक्टेशन ऑफ ओरोटा।
अब इन पेशेंट में जब कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा आपको देखने को मिलेगा, तो जब ये पेशेंट जब आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखोगे फीमोरल एंड ब्रेकियल पल्स की रीडिंग्स को चेक करोगे, ठीक है। अगर तो ब्रेकियल पल्स की रीडिंग जो है वो ज्यादा हुई, लाइक फीमोरल ब्रेकियल पल्स, अगर ब्रेकियल पल्स ज्यादा हुई फीमोरल से, तो दैट मींस कि दे हैव अ कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी है, अब कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा अगर तो डिवीजन के बाद हुआ है, ठीक है, ये आपकी डिवीजन, ये फॉर एग्जांपल हम जब कार्डियो पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट बताने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर अपर लिम्ब ब्लड सप्लाई, ठीक है, लेट मी ड्रॉ हियर, ये जो सप्लाई है ये आपकी जा रही है अपर लिम्ब को, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर एक चीज है जो वो यहाँ पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, आपको आर्क्टेशन हो जाए उसकी, तो होगा क्या कि जो आपका ब्लड है, जो आपका हार्ट है, वो क्या करेगा, वो अपर लिम्ब को तो ज्यादा ब्लड देगा, लेकिन जो आपकी पेरिफेरी है, लोअर लिम्ब है, वहां पर ब्लड नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये डिले देखने को मिलता है कि फेमोरल पल्स जो है वो वीक होती है और ब्रेकियल पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है कोऑक्टेशन ऑफ रोटा के पेशेंट में। तो अगर टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट आपके पास आ जाए, तो आपने ये जब फिमोरल टू ब्रेकियल पल्स का जो रेशो है वो चेक किया, ये डिले चेक किया, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि दिस पेशेंट आल्सो हैव कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा, ठीक है। उसके बाद इनकी जब आप नेक देखोगे तो इनकी वेब्ड नेक होती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो नेक है वो जो है मोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपको इन पेशेंट में जो है वेब्ड नेक देखने को मिलती है, ये भी क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ द टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। और जब आप इनकी हाथ की देखोगे, हाथ की उंगलियां देखोगे, तो इनमें जो आपकी जो फोर्थ मेटाकार्पल है ना, मतलब आपकी पिंकी फिंगर के साथ वाली जो फिंगर है, ठीक है, उसको हम फोर्थ कहते हैं, वो जो है शॉर्ट आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है। तो ये भी एक जो है ये फिजिकल फाइंडिंग है फॉर द टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, यूएस में वाले तो भाई बहुत से कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज बना के देते हैं फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अंदर में इसका एक एमसीक्यू आया हुआ है, वो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज ऑफ एमेनिया इन द वुमेन, ठीक है। एमसीक्यूज है एनआरई का, मेरा नहीं है, एनआरई का, which of the following is most common cause of primary amenorrhea in women, तो उसका जो आंसर है वो है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपने लगाना ही लगाना है, अगर ऑप्शन में ये है तो आपने सिर्फ इसी ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो पेशेंट है ये इनकी सिम्टम्स या कुछ और फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। ये जो पेशेंट है ये प्रेजेंट करते हैं मेनोपास बिफोर मेनार्की, ठीक है, मेनोपास बिफोर मेनार्की, मींस कि उनका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होता कि इनका जो मेनोपॉज हो जाता, बिकॉज ऑफ ओवरीज ही नहीं है। तो जब ओवरीज ही नहीं है तो इन पेशेंट में जो है वो एस्ट्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन ही होगा तो दैट्स व्हाई इन पेशेंट में जो आपको ब्रॉड चेस्ट देखने को मिलती है विद वाइडेंड निपल, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो प्रोलिफरेट नहीं करवा पाता, या उनकी जो है प्रोडक्शन जो है या उनकी जो फॉर्मेशन है वो नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से जो है हमें इन पेशेंट में जो है ब्रॉड ब्रेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं विद वाइडेंड निपल, एक ही रीजन होगी। दूसरी बात ये कि इन ये जो रीजन है, ठीक है, डिक्रीज एस्ट्रोजन की, ये लाई कर रही है विद द ओवरीज, ठीक है, मींस कि आपका जो पिट्यूटरी एक्सिस है दैट इज बिहेविंग नॉर्मल और फंक्शनिंग नॉर्मल। तो जब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी सेंस करेगी कि डिक्रीज है, तो वो आपके जो है पिट्यूटरी को मैसेज करेगी कि यू हैव टू सीक्रीट द एलएच एंड द एफएसएच बिकॉज़ वी हैव नॉट एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इन पेशेंट में भी आपको जो है वो एलएच एंड एफएसएच जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो मोस्टली जो है आपको जो है ये जो जेनेटिक मेकअप देखने को मिलता है, जो सेक्स क्रोमोसोम मिस होता है वो एक्स क्रोमोसोम ही मिस होता है, ठीक है। अब ये कैसे मिस हो सकता है, ये दो तरह से हो सकता है, इधर इट इज ड्यू टू द मियोटिक नॉन डिसजंक्शन एंड इधर इट इज ड्यू टू द माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। अब ये जो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन है और माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन है ये टोटली डिफरेंट है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मियोटिक का मतलब कि क्रोमोसोम मिसिंग होना ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और आपको मैंने बताया कि ऊपर मैं बता के आया हूं कि ये पैटर्नल की तरफ से होता है अगर मियोटिक हो, ठीक है, माइटोटिक भी हो सकता है पैटर्नल की तरफ से, ठीक है। तो पैटर्नल के मीट जो है वो स्पर्म मिसिंग विद सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मियोसिस नॉन डिसजंक्शन में होता ये है
के sperm missing the sex chromosome। ठीक है। अब एक अनदर टाइप है, उसको हम कहते हैं माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन। माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, मियोसिस जो है हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ गमीट्स रिड्यूस टू हाफ, ये होता है मियोसिस। अब ये जो माइटोटिक है बेसिकली ये सेल डिवीजन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करते हैं, इसको हम माइटोसिस कहते हैं। अब माइटोटिक डिवीजन कैसे होगी, तो सबको पता है कि भाई माइटोटिक डिवीजन तभी हो जाएगी जब दोनों गमीट है वो आपस में मिल जाएंगे, मतलब कि फर्टिलाइज एग जब बन जाएगा उसके बाद जो माइटोसिस हो रही है उसमें अगर कोई एरर आ जाए उसको हम माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता है कि ये मे बी जो स्पर्म जिस जिस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया वो उसमें एक्स क्रोमोसोम मिस हो भी सकता है। ठीक है। अब ये है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। लेकिन यही जो है ये जो स्पर्म है ये क्या करता है, ये अपने जो जेनेटिक मेकअप को जो है वो डबल कर लेता है खुद ब खुद। तो जब डबल करता है खुद ब खुद तो आपको ये देखने को मिलता है मोज़ेक karyotype टर्नर सिंड्रोम। मोज़ेक karyotype टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें होता ये है कि आप जब देखोगे इन पेशेंट्स को, तो इन पेशेंट के जब आप बायोप्सी करोगे किसी भी सेल की, डिफरेंट सेल की, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूं एक बंदा, मोज़ेक में आके बताने लगा व्हाट इज मोज़ेकिज्म। अब ये जो पेशेंट है, लेट मी ड्रा विद टू कलर्स। अब मैं जो ये रेड पर लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ 45 एक्सो। ठीक है। ठीक है। और मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ 46 एक्स एक्स और 46 एक्स वाई। अब ये जो रेड मोज़ेकिज्म हम कहते हैं उसको है कि बॉडी के कुछ सेल में जो है वो सेल्स नॉर्मल होते हैं इन पेशेंट्स में, क्योंकि ये नॉन रिजेक्शन जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। ठीक है। और कुछ सेल जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है। कुछ सेल जो है वो ठीक होते हैं बिल्कुल, और जो कुछ सेल जो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल प्योर जेनेटिक मेकअप के साथ आते हैं, लाइक 46XY हो सकते हैं या 46XX हो सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो है वो आपको जो है वो 46XS जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये मोज़ेकिज्म हम इसको कहते हैं कि बॉडी का टर्नर सिंड्रोम का ही पेशेंट होता है, लेकिन उनमें जो जब आप बायोप्सी करते हो सेल्स की या लिम्फोसाइट्स देखते हो, तो लिम्फोसाइट वगैरह में जो है या कुछ और सेल देखते हो तो उसमें कुछ सेल जो है उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो ये होता है, और कुछ का जो है वो ये होता है, ये एबनॉर्मल है और ये जो है ये नॉर्मल है। इसको हम मोज़ेकिज्म कहते हैं। ठीक है। और सबसे एंड पर बात जो है टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड एक एमसीक्यू दिया हुआ था यूएस मिली में, वो ये कि हाउ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल इन दोस पेशेंट्स। पहली बात तो ये कि ओवरीज तो है नहीं। ठीक है। स्टीक ओवरीज होती है। ठीक है। लेकिन इन पेशेंट में जो है वो आईवीएफ के थ्रू जो है प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है। आईवीएफ थ्रू, आईवीएफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। ठीक है जी। तो ये थे सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। होप्स हो कि यार मैंने जो है इन दोनों को जो है वो बहुत अच्छे से करवा दिया है, और आपको भी चाहिए कि आप जो है इस लेक्चर के बाद जो है वो जाकर अपनी बुक्स को उठाओ। देखो लेक्चर लेने का खाली ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ लेक्चर लेते रहो, आपको जो है वो बुक से भी जो है वो गो थ्रू होने की जरूरत है, और अशद जरूरत है, इसके बगैर आप कुछ नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। ठीक है। अब इनमें जो है वो डिफरेंट एंजाइम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और डिफरेंट रिसेप्टर की जो है वो इनसेंसिटिविटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एरोमेटेज डेफिशिएंसी। एरोमेटेज deficiency. Aromatase is an enzyme that converts or that produce estrogen peripherally. ठीक है। अब जब ये एरोमेटेज नहीं होगा, ठीक है, जब ये एरोमेटेज नहीं होगा तो क्या एस्ट्रोजन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं बन पाएगा तो होता ये है कि आपका जो आपकी बॉडी में जो है जो ड्यूरिंग द फीटल लाइफ जो है होता क्या है, होता यह कि जो DHEA जो है प्रीकर्सर है वो कन्वर्ट होता है इनटू एस्ट्रोजन बाय एड्रीनल ग्लैंड्स वाया एरोमेटेज। तो जब एरोमेटेज नहीं होगा तो वो जो एस्ट्रोजन जो है वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। तो जारी सी बात है ये प्रीकर्सर है, आपको मैं बताता चलूं, ये जो प्रीकर्सर है ये टेस्टोस्टेरोन का भी है। ठीक है। और ये एस्ट्रोजन का भी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दो गोदाम है, साथ साथ दो गोदाम है।
ये एस्ट्रोजन वाला गोदाम है या ये जो है टेस्टोस्टेरोन वाला गोदाम है। अब एक ट्रक आता है जिसके अंदर है DHEA है, ठीक है। अब ये खाली है, एस्ट्रोजन वाला तो खाली है और ये ओपन भी है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन वाला इधर काम भी चल रहा है। अब ये गोदाम जो ये खाली भी है लेकिन बंद है। अब ये जब ट्रक आएगा, ठीक है, इसने देना इधर है प्रोडक्ट, क्योंकि ये बंद देखेगा तो करेगा क्या, ये अपना सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो इधर उतार देगा। तो इन पेशेंट में जो है हमें आम जुबान में मैंने समझा दिया कि इन पेशेंट में एस्ट्रोजन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो है वो टेस्टोस, ये जो प्रोडक्ट है प्रीकर्सर है, ये टेस्टोस्टेरोन बना देता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन जो बनता है, होता क्या है कि विरिलाइजेशन ऑफ द फीमेल जेनिटल हो जाता है, ठीक है। विरिलाइजेशन या इनको हम आम जुबान में एटिपिकल जेनिटेलिया भी कहते हैं, एम्बुगस जेनिटेलिया भी कह सकते हैं। एटिपिकल जेनिटेलिया मतलब कि हमें के पता ही नहीं होता, कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि आया कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि आपकी बेबी जो है वो जब टेस्टोस्टेरोन इंट्रायूटेरल लाइफ में प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये प्लेसेंटा से जो है वो क्रॉस होकर मदर के ब्लड में भी आता है। तो ये जो मदर्स हैं बेबी की, वो भी एक्नी हेरेस्टिज्म जो है वो उनमें देखने को मिलता है, एक्नी हेरेस्टिज्म, ठीक है। अब आपके पास एमसीक्यू कैसे आ सकता है, वो ऐसे आएगा कि अ फीमेल पेशेंट ब्रॉट हिज कह रहा हूँ, ब्रॉट हर चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड टू द यू, ठीक है। उसके बाद वो कह सकता है कि इसके जो है हमें इंटरनल जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं है, हमें पता नहीं है, और वो परेशान होते हैं। फिर वो आपको बताएगी प्रेगनेंसी के दौरान जो है मुझे एक्नी बहुत ज्यादा हो रहा था, या मेरे जो है अनवांटेड जो है फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही थी। तो आपने जो इन फिजिकल या इन सिम्टम्स के बाद जो है आपने कंसीडर तो कर लेना है कि एरोमेटेज डेफिशिएंसी है। फिर आपने जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाना है, एरोमेटेज डेफिशिएंसी है या नहीं, फिर आपने कंफर्म कर लेना है कि इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, ठीक है। ये हो गया एरोमेटेज डेफिशिएंसी के से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसको हम AIS भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इनमें होता ये है, एंड्रोजन रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली होते मेल ही है विद 46 XY क्रोमोसोम, नॉर्मल जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है। लेकिन इन पेशेंट में जो है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, ठीक है। लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो डिफरेंशिएट नहीं हम कर पाते कि आया कि ये मेल के हैं या फीमेल के हैं। अब जब डिफेक्ट हो जाता है, अब एंड्रोजन है, एंड्रोजन से मुराद क्या है, रिसेप्टर जो है वो मेल के रिसेप्टर है, उनका डिफेक्ट है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसने जो है इधर आकर जो है वो अटैच होना होता है। अब होता ये है कि इन पेशेंट में जब जो है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन रिसेप्टर जो है वो डिफेक्ट होता है, तो एस्ट्रोजन जो सॉरी टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपना काम नहीं कर पाता, ठीक है। जब वो अपना काम नहीं कर पाता तो ड्यूरिंग द इंट्रायूटेरल लाइफ, तो आप सबने पढ़ा था कि सटोरी सेल जो है वो एंटी मुलिनिन हार्मोन तो रिलीज करते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए होता है फॉर द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो होता ही है कि वो जो एंटी मुलिनिन हार्मोन है वो क्या करवा देगा, वो एंटी मुलिनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, तो आपको जो है इन पेशेंट में जो है वो वजाइना भी देखने को मिलेगा, आपको यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। वजाइना प्लस आपको फिलोपियन यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो पेशेंट है बिकॉज ऑफ इनका जो टेस्टोस्टेरोन है, लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल अच्छे होता है। तो टेस्टिस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और ये फंक्शनिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि फीमेल करेक्टरिस्टिक भी होते हैं, तो ये जो टेस्टिस हैं ये आपके जो है लेबिया मेजोरा में प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पेशेंट आल्सो हैव, आपको पहले भी बताया कि ये जो पेशेंट है इनका हम पता नहीं होता कि एम्बुगस जेनेटिलिया होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि आया कि ये मेल है या फीमेल है। तो जो टेस्टिस है वो मोस्टली जो है वो लेबिया मेजोरा में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको हमने सर्जिकली रिमूव करना होता है, ठीक है। अगर हम सर्जिकली रिमूव ना करें तो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हो सकता है, तो हमने मेलिग्नेंसी से अवॉइड करने के लिए जो है इनको रिमूव करना होता है, ठीक है। अब एंड्रोजन बॉडी क्या करती है हमारे साथ, इन इन पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, इन पेशेंट में हमें जो क्लासिकली देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि अब जब फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है, ठीक है।
अब टी रिसेप्टर ने जो है टेस्टोस्टेरोन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यूं ही कह लो कि एक ये मिस्त्री है, ठीक है, मिस्त्री ने आप ईंटें लगानी है, ठीक है। अब ये जो मिस्त्री साहब हैं ये चलेंगे आराम पे, और जो ईंटें फेंकने वाला होता है उसने ईंटें फेंकते जाना है, फेंकता जाएगा, ठीक है। अब वो जो ईंटें फेंकने वाला उसको तो ये काम नहीं ना आता कि उसने ईंटें लगा के दीवार बनानी है, मिस्त्री साहब को अपनी मौज में है, ठीक है। होगा क्या कि वो ईंटें तो फेंकता जाएगा, ठीक है, लेकिन मिस्त्री साहब नहीं होंगे तो डेट मींस कि वो दीवार जो है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है, वो दीवार जो है वो नहीं बन पाएगी। तो जब वो दीवार नहीं बन पाएगी तो जिसका घर बन रहा है, जो मालिक है, वो जब देखेगा कि काम नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, वो पीछे से जो है उसके जो मिस्त्री साहब का जो माल जो मिस्त्री साहब का जो ओनर है, ठीक है, होता है ना ठेकेदार, उसको कॉल करेगा कि भाई काम नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज योर टेस्टो स्टीरोन, ठीक है। मिस्त्री साहब जो है एक रिसेप्टर है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे, तो दैट मींस कि आपकी जो दीवार है वो नहीं बन पाएगी। दैट मींस कि अगर मैं सादा लफ्जों में बताऊं कि आपकी बॉडी जो है वो सेंस करती है, मतलब कि जो मालिक है वो सेंस करता है कि काम नहीं हो पा रहा, ठीक है, बॉडी सेंस देयर इज नो वर्क, ठीक है। तो फिर बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो है ठेकेदार साहब को फोन करेगा, ठीक है, कि भाई काम नहीं हो रहा, तो ठेकेदार साहब जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करेंगे, वो फिर जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो बॉडी में जो भेजेंगे, और वो है एलएच, ठीक है। तो एलएच जो है हमें इन पेशेंट्स में जो है वो इंक्रीज एलएच जो है वो देखने को मिलेगा इन पेशेंट में। तो मैंने ज्यादा आम लफ्जों में आपको ये कहानी बता दी है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन है, ये सबका सब टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन रिसेप्टर की वजह से जो है वो काम नहीं हो रहा। तो जब काम नहीं हो रहा तो जो मालिक है जिसका घर बन रहा है वो आगे फिर क्या कहेगा, भाई काम नहीं हो रहा, यू हैव टू, वो कहेगा कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा फोर्स भेजो, मुझे कोई और मिस्त्री भेजो। तो एलएच जो है वो फिर एलएच यूं कह लो कि वो ठेकेदार है उसी मिस्त्री की जो है वो थोड़ी थोड़ी बहुत करेगा, लेकिन वो मिस्त्री जो है वो है डीठ, वो फिर भी काम नहीं करेगा। तो एलएच जो है आपको आपकी बॉडी में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। मुझे वैसे एग्जांपल देनी नहीं चाहिए, लेकिन सादा लफ्जों में मैंने समझा दिया ताकि आम जो कॉमन जिंदगी की जो रोजमर्रा की एग्जांपल्स हैं उनसे आप सीखा करो, ये जो बातें हैं फिर ये आपके दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आओ तो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, ठीक है। अब ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है ये बेसिकली मेल होते हैं, 46 XY मेल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इनमें जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता डीएचटी में, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट इनटू should be convert into DHT via enzyme that is called 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। अब ये DHT है जिसको हम डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, दैट इज मोस्ट पोटेंट फॉर्म, ठीक है। अब जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी होगा क्या कि जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब डीएचटी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का काम ही है कि उसने जो है जेनिटल्स को जो है उनको शेप में लाना है, उनको मेस्कुलाइनाइजेशन देनी है, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट हो सके फीमेल या मेल में से, ठीक है। अब जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ये आपको जो है एटिपिकली जेनिटेलिया दिखाएंगे, एटिपिकल जेनिटेलिया, हमें पता नहीं होगा कि आया कि मेल है या फीमेल है, बट दिस डिजीज रिजॉल्व बाय ऑन आफ्टर अ पेशेंट रीच प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान जो है वो मैसिव सर्ज ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। उसका काम जो है टेस्टोस्टेरोन इज नॉट अ पोटेंट देन डीएचटी, लेकिन इतना रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के वो फिर जो है आपको जो जेनिटल्स हैं उनको जो है वो शेप दे देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, मेस्कुलाइनाइजेशन हो जाती है, ग्रोथ ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल्स भी जो है आपको देखने को मिलती है आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल जो है वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। एलएच जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा राइज, बिकॉज ऑफ जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो काम नहीं कर पा रहा होता, बिकॉज डीएचटी सॉरी, बिकॉज ऑफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा सॉरी 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। तो इंटरनल जेनिटल्स हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है उनको काम कर लेता है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल आपका जो टेस्टोस्टेरोन है मोस्ट इंपोर्टेंटली वो एक्सटर्नल जेनिटल की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो जो जब प्यूबर्टी को जब बंदा पहुंचता है तो फिर जो है वो ये जो सिम्टम्स हैं ये जेनिटल्स हैं वो मेस्कुलाइनाइजेशन शेप में आ जाते हैं, दैट इज 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। अब आ जाओ व्हाट इज कॉलमन सिंड्रोम। कॉलमन सिंड्रोम, ठीक है।
कार्मन सिंड्रोम इज नथिंग बट यू कैन से कि ये ऐसी चीज है या ऐसा सिंड्रोम है कि एक बंदा जो है प्यूबर्टी को तो पहुंचता है लेकिन उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो हम इसको सादा लफ्जों में कहेंगे फेलियर टू कंप्लीट प्यूबर्टी, फेलियर टू रीच कंप्लीट प्यूबर्टी। ठीक है, ये क्यों होता है, सिंड्रोम है, दैट मींस के जेनेटिकली हो सकता है। ठीक है, अब ये होता ही है कि ड्यूरिंग द इंट्रायूटरल लाइफ आपकी डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, ड्यू टू डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स। यूएस में ना आपसे ये नहीं पूछते ज्यादातर कि भाई सिम्टम्स बता दी, फिजिकल अपीयरेंस बता दी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। वो इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि एक केस दिया हुआ था, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि दैट इज कार्मन सिंड्रोम, लेकिन वो उसके पीछे की पैथो पूछ रहे होते हैं कि व्हाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली पैथोलॉजिकल एसोसिएशन विद कार्मन सिंड्रोम, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि आपके जो है जब ये न्यूरॉन जो है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये फिर आगे जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो पेशेंट है इनमें क्या होगा, इनमें एक तो ये होगा कि ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो नहीं बन पाएगा, नो ओल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि न्यूरॉन्स नहीं है, डिफेक्टिव माइग्रेशन है, तो दैट मींस कि इनमें जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस में जो है उसकी सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब डिक्रीज हो जाएगी तो दैट मींस के इंटीरियर पिट्यूटरी में से जो एलएच और एफएसएच को भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, एलएच एंड एफएसएच को भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑल फैक्ट्री बल्ब नहीं है हमारी नाक में, तो डेट मींस कि इस पेशेंट में जो है वो स्मेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनमें जो है हमें ये पेशेंट आते हैं हाइपोजनिया या एनोजमिया के साथ, हाइपोजनिया और एनोजमिया के साथ आते हैं। ठीक है, और अगर तो ये मेल हुए, सॉरी फीमेल हुए, तो ये पेशेंट जो है इनमें इनफर्टिलिटी होगी, तो ये एमेनिया के साथ आते हैं। ठीक है, और अगर ये मेल हुए तो ये इनमें जो है इनफर्टिलिटी होती है बिकॉज ऑफ लो स्पर्म काउंट। अब क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ये पूछना है आपसे आया कि ये प्राइमरी एमेनेरिया है या सेकेंडरी एमेनेरिया है। तो भाई साहब आपकी ओवरीज बिल्कुल ठीक है, मींस के डिजीज जो है वो जो प्राइमरी ऑर्गन है उसमें नहीं है, जो डिजीज है वो है सेकेंडरी ऑर्गन में, और दैट इज योर हाइपोथैलेमस, तो दैट मींस के इट इज अ सेकेंडरी एमेनेरिया। तो ये जो चीजें हैं प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, इनको जो है आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये था डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें कि हमने जो है इन डिसऑर्डर को जो है वो वाया सेक्स हार्मोन जो है वो कैसे डायग्नोज करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलएच और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजीज। अब टेस्टोस्टेरोन जो है इंक्रीज है और एलएच भी जो है वो इंक्रीज है, तो इस डिजीज को हम नाम देते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। मैंने ऊपर बता दिया बहुत क्लियर कट वे में कि व्हाट हैपेंस इन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो जब रिसेप्टर नहीं होंगे तो आपकी बॉडी सेंस करेगी कि टेस्टोस्टेरोन नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी सेंस नहीं करेगी कि टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वो क्या करेगा, आपके पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा, तो वो जो है एलएच को जो है इंक्रीज करता जाएगा, और ये इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज वो सेंस करता जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन नहीं है लेकिन जो है होता है। तो इन पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होता है और इन पेशेंट में जो है वो एलएच भी जो है ज्यादा होता है इन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब आ जाओ टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एलएच जो है वो कम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर, या बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेना, ये भी काज हो सकती है फॉर दिस कंडीशन। अब होता ये है कि अगर तो एक ट्यूमर हो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर, और एक्सोजीनियस स्टीरोइडल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। अब जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर है इसमें जो है वो इंक्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलएच जो है उसने टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना ही करना है। ठीक है, दैट मींस कि आपकी बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, तो वो सेंस करेगा कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन है और वो प्रॉपर्ली काम भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा एलएच को कम कर देगा टू रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ
टेस्टोस्टेरोन, तो आपको एलएच जो है इनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन जब आप लेते हो या स्टीरॉइड्स लेते हो, या जो जिम बॉयज होते हैं, ये अपना नुकसान बेरागर इस ऐसे ही करते हैं। एक जो सिंथेटिक चीज होती है और एक जो नेचुरल चीज होती है, दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये जो सिंथेटिक चीज होती है ये आपकी बॉडी का बेरागर्क कर देती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब आप सिंथेटिक लोगे, इसके रिसेप्टर जो हैं या इसकी जो पावर, इसका जो इफेक्ट है वो नॉर्मल चीज से बहुत कम होता है, लेकिन बॉडी जो है वो इसको सेम ट्रीट करती है। आपकी बॉडी सेंस करती है कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन वो बहुत लो पावर का टेस्टोस्टेरोन होता अगर हम बाहर से लें। ठीक है, तो जब पेशेंट जो है बाई से एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, फिर आते हैं 2-3 साल बाद या जितने भी साल बाद कि हमें इनफर्टिलिटी का मसला है, तो भाई इनफर्टिलिटी का मसला ऐसे ही होता है कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी जो स्पर्म जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो इस टेस्टोस्टेरोन को जो है वो अच्छे से यूज नहीं कर पाता, या इसकी एबिलिटी नहीं होती बाहर के टेस्टोस्टेरोन की कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवा दे। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी की एक एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, आपने उसको जो है वो नजरअंदाज किया। ठीक है, तो एक ये काज है। उसके बाद आ जाओ, अगर तो टेस्टोस्टेरोन भी कम है और एलएच जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो दैट मींस के दैट इज प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। टेस्टिस का सॉरी टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन में बन रहा है। ठीक है, जो प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, अब टेस्टिस अगर एबनॉर्मली है या वो डिजनरेट हो रहे हैं या उनमें कोई डिजीज है, तो वो जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी सेंस करेगी कि देयर इज नो टेस्टोस्टेरोन इन आवर बॉडी, तो वो एलएच को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो दैट इज अ केस ऑफ प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म। ठीक है, उसके बाद अगर तो टेस्टोस्टेरोन भी कम है और एलएच भी कम है, ठीक है, तो दैट मींस कि ये जो प्रॉब्लम है ये सेकेंडरी है, तो इसको हम सेकेंडरी हाइपो गुनेडिज्म कहते हैं। बिकॉज ऑफ जब एलएच ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो एलएच जब डिक्रीज होगा तो वो टेस्टिस को क्या देगा, टेस्टिस को क्या जवाब देगा कि भाई मेरे पास एलएच नहीं है, तो टेस्टिस भी जो है वो फिर टेस्टोस्टेरोन को कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हाउ टू डायग्नोस द डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट बाय चेकिंग द सेक्स हार्मोन्स। अब आज हमने फिजिकल एक क्राइटेरिया भी है, उसको भी हमने लेकर चलना होता है कि हमने फिजिकली जो है अपीयरेंस देखकर जो है वो कैसे डायग्नोस करना है कि आया पेशेंट को प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है या सेकेंडरी है या कुछ और डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर मैं दो पैरामीटर्स लिख रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज यूट्रस एंड द सेकंड वन इज ब्रेस्ट। अगर तो यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है, और ब्रेस्ट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, तो ये या तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है या तो ये सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं हाइपोगोनेडिज्म, बट इन फीमेल बिकॉज ऑफ यूट्रस जो है वो हमेशा फीमेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अगर यूट्रस एब्सेंट है लेकिन ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, अब यूट्रस तो एब्सेंट है लेकिन जो है ब्रेस्ट प्रेजेंट है, अब ये मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी हो सकता है। मेल में इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ मेल हैव अ चांसेस ऑफ गिनेकोमेस्टिया। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो ये इस वजह से हो सकता है कि मुलेरियन एब्सेंट हो, तो एक कंडीशन है जिसको हम मुलेरियन एजेनेसिस कहते हैं, मुलेरियन एजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है हमें उनमें देखने को मिलती है। अगर मेल में ब्रेस्ट प्रेजेंट है, यूट्रस तो जारी बात है मेल में नहीं होंगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, मेल में बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो होता है लेकिन जो है वो काम नहीं कर पाता, तो एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो एस्ट्रोजन जो है वो काम करने लग जाता है। जब एस्ट्रोजन काम करेगा, तो देखो ना यार, जब टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसने कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होना है, तो वो क्या करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एस्ट्रोजन वाया एरोमेटेज एंजाइम। तो वो जो एस्ट्रोजन है वो आपकी जो ब्रेस्ट की जो ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि इनहिबिट हुए भी होते हैं या वो जब नहीं बन पाते, ठीक है, वो उनकी जो है प्रोलिफरेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ ग्लैंडुलर ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यूज हैव एस्ट्रोजन रिसेप्टर, तो उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हाउ टू डायग्नोस द पेशेंट वाया फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाना है या करवाना है वो होगा प्लेसेंटल डिसऑर्डर। वीडियो जो है वो काफी भरी होगी है, तो आई थिंक सो कि मुझे ये जो है प्लेसेंटल डिसऑर्डर करवाकर जो है वो वाइंड अप करनी चाहिए, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि यार मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो है ये कंप्लीट कर दूं आपका। ठीक है, तो प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स,
ये प्लेसेंटल डिसऑर्डर अगर हम बात करें यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, अगर हम एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जो है एनआरई के सिलेबस में जो है वो पैथो के सिलेबस में नहीं दिया हुआ, इनको जो है ओब्न गायनी के सिलेबस में दिया हुआ है। चूंकि हमने ओब्न गायनी भी देखनी है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको अभी इधर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जो आगे आसानियां हो। ठीक है, अभी जो प्लेसेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें होता ये है कि एक डिसऑर्डर है प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया भी है, वाजा प्रेविया भी है एंड प्लेसेंटल एब्रप्शन भी है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसेंटा प्रेविया, वेजा प्रेविया एंड द प्लेसेंटल एब्रप्शन। एमसीक्यूज अगर इनमें से आता भी है तो वो मोस्टली जो है वो एनआरई में एक एक लाइन का आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली, जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इक्रीटा, व्हाट इज जो है व्हाट इज प्रेविया एंड व्हाट इज एब्रप्शन। अभी जो इक्रीटा है अगेन ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, या ये इक्रीटा होता है, या इनक्रीटा होता है, या परक्रीटा होता है। ठीक है, ये मैं इतना नहीं आपको बता रहा, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया। अब ये जो प्लेसेंटा प्रेविया है होता ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूट्रस एंड दिस इज योर इंटरनल ओस ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है ये इंटरनल ओस के ऊपर होता है, ये आपका, ठीक है। अब जब आप देखोगे इन पेशेंट को, जब आप इनका वेजाइनल एग्जामिनेशन देखोगे तो आपको ओस जो है वो ब्लॉक्ड नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो है फिजिकल फाइंडिंग है ऑफ द प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, ये जो पेशेंट है ये प्रेजेंट करते हैं पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, एक ये हो गया। अब इनके जो रिस्क फैक्टर हैं वो दो हैं, या तो ये सी सेक्शन हो सकता है या मल्टीपैरिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपको एनआरई में एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि a female patient in a third trimester came to you, she has complaint of painless vaginal bleeding, when you examine the vagina you see a blocked internal os, which of the following is most likely diagnosis, and your answer should be placenta previa। ठीक है, उसके बाद आ जाओ व्हाट इज वेजा प्रेविया। वेजा से आपने याद रखना है कि यहाँ पर वेसल्स की बात हो रही है, वेजा प्रेविया। अब होता यह है कि दिस इज यूट्रस। ठीक है, अब इसमें जो है प्लेसेंटा जो है वो यहाँ कहीं अटैच होता है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि इसकी जो वेसल जो है, दिस इज फीटस, इसकी जो वेसल जो है वो इंटरनल ओस के सामने से गुजर रही होती है। ठीक है, तो ये जो पेशेंट है यूजली प्रेजेंट करते हैं विद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, यूजली ऑन रप्चर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑन रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन पेशेंट में जो आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको नजर आएगा कि इंटरनल ओस जब आप देखोगे तो आपको जो है वेसल्स नजर आएंगी। ठीक है, और इन पेशेंट में जो है इनके जो बेबीज होते हैं इनमें ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन हुई है। ठीक है, तो जब रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन हुई है तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है फीटस को वो नहीं मिल पाएगी, तो दैट विल लीड द इंट्रायूटेरल हाइपोक्सिया बिकॉज ऑफ देयर इज नो इनसफिशिएंट सफिशिएंट ब्लड कोर्स द फीटल। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया भी जो है आपको बेबीज में देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको क्लिनिकल केस आ सकता है, पेशेंट केम टू यू, ही हैज 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो वो कहेगी कि मुझे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। जब आपने देखा कि उसके जो फीटस को जो है, ठीक है, मॉनिटरिंग की, उसकी जो कार्डिक मॉनिटरिंग की, तो आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिला। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये है रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो प्लेसेंटल एब्रप्शन है बेसिकली उसमें होता यही है कि प्लेसेंटा जो है वो अब्रप्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पेनफुल होता है। लेट मी राइट हियर द व्हाट इज प्लेसेंटल अब्रप्शन। ठीक है, इसमें होता यह है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो रप्चर्ड हो जाता है। ये अटैच तो है लेकिन ये इतना सा अटैच है, ये रप्चर हो जाता है यहाँ से। तो जब ये रप्चर हो जाता है तो पेशेंट को जो है वो पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। टीयरिंग हो रही है ना, तो आप चाहे अपनी हाथ पर एक टीयर ले लो तो आपको पेन होगी, तो पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है।
ना तो प्लेसेंटा प्रेविया में ना बेदा प्रेविया में पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। आपने सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि एब जो है, एब वर्ड एब का मतलब नेगेटिव होता है, एब एब, ठीक है। तो एब मतलब कि पेनफुल, पेनफुल एक बुरी चीज है, पेन एक बुरी चीज है, तो एब से जो आपने याद रखना है। प्लेसेंटल एब्रप्शन जो है वजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन वो पेनफुल होती है, ठीक है। और जब रप्चर हो जाए या अब्रप्शन हो जाए तो होता ही है कि जो फीटस है, जारी बात है, उसको जो है ब्लड नहीं मिलेगा अच्छे से, तो चांसेस हो सकते हैं कि बेबी को जो है वो फीटल हाइपोक्सिया हो जाए ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द फीटस, ठीक है। और इन पेशेंट में जो है वुमेन में वो डीआईसी भी देखने को मिलता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ जब बेबी जो है, बेबी की बॉडी जो वो सेंस करती है कि देयर इज अ एरर इन द प्लेसेंटा, वो जो है क्या करता है, टिश्यू फैक्टर जो है वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है, ताकि उस जो ब्लीडिंग है उसको रोक पाए। तो जो प्लेसेंटा जो है वो जब डिटेक्ट करता है तो प्लेसेंटा जो है वो टिश्यू फैक्टर जो है वो रिलीज करता है, तो वो मेटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं तो वो डीआईसी करवा सकते हैं। ये एक आपने बात याद रखनी है, एंड दैट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग टू बोथ वुमेन एंड फीटस, ठीक है। ये थी यार आज की वीडियो। मेरी कोशिश थी कि यार आपको जो है मैं सारा करवा दूं, लेकिन चूंकि टाइम लग गया, काफी टाइम लग गया, तो कोशिश यही होती है कि थोड़ी वीडियो और एक कंसाइज वे में जो है मैं आपको समझा दूं कि व्हाट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट व्हाट नॉट हैपेंड, ठीक है। तो कोशिश थी कि मैंने अभी बहुत से टॉपिक रह गए इस वीडियो में कवर करवाने थे, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम हेमरेज, यूट्राइन रप्चर वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है व्हाट इज हाइड्रेटिफॉर्म मोल और कोरियोकार्सिनोमा, ये रह जाते थे, लेकिन रह चुके हैं। इनको इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, एक छोटी सी वीडियो बना देंगे इनके ऊपर, वो जो है फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, होप्स हो कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो खुदारा जो है हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ कि लेक्चर्स लेना जरूर, लेक्चर लेना जरूरी है, लेकिन खाली लेक्चर लेना जरूरी नहीं है। जब आप खाली लेक्चर ले लोगे तो बुक से गो थ्रू नहीं होगे तो वो जो लेक्चर है वो बेमानी हो जाएगा। तो लेक्चर लिया करें, मेरे नहीं किसी और के, बहुत यूट्यूब भरी भरी हुई है, ठीक है। दुनिया भरी भरी हुई है, लेकिन कोशिश किया करें उनके लिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि अभी एक मेडिकल स्टूडेंट है, आप जो है एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कोशिश किया करें उनको लें जिन जो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मेरा मकसद ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आगे कन्वे करूँ एज अ सदका जारिया, ठीक है। अगर आपने मेरे थ्रू अगर एक एमसीक्यूज भी सोल्व कर लिया, चाहे वो यूएस मिली का है चाहे वो एनआरई का है, दैट विल बी माय रिवार्ड, ठीक है। मुझे पैसों से जरा भी गर्ज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।